हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय सरकार बनी थी तो सभी ने कहा था कि ये महत्वाकांक्षाओं से भरे देश की एक सरकार है, उम्मीदों की सरकार है। देखते देखते 4 वर्ष पूरे हो गए हैं और आज संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नरेंद्र मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया। अभी तक पूरे देश में जो कुछ भी हुआ है, हम आपके साथ जो कुछ हुआ है वो हम सब जानते हैं। देश किस दिशा में जा रहा है इस पर व्यापक चर्चाएं होती हैं। आज इस बजट को लेकर के हम एक बार फिर से चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा करेंगे उन लोगों से जो आर्थिक विशेषज्ञ माने जाते हैं, जो पूरे इस लेन देन फाइनेंसिंग पूरी जो एक प्रक्रिया होती है इसके एक्सपर्ट माने जाते हैं। इस समय हम बातचीत करने जा रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आम बजट आज का कैसा था। हालांकि इससे पहले इतना जरूर बता दूं कि जब मेरा ये माइक डाउन था और कैमरा ऑन होने से पहले यही लोग आपस में कह रहे थे कि अब की बार बताए क्या, बहुत कुछ है नहीं बताने को। तो क्यों नहीं है बहुत कुछ बताने को? क्या कुछ तकनीकी प्रयोग कम किए गए या किन्हीं खास चीज़ों पर कम फोकस हुआ? इसी सब को जानने की कोशिश कर लेते हैं। कुलदीप अरोड़ा साहब हैं, सबसे पहले स्वागत। और कैसा रहा, अगर आप एक फॉलो थ्रू इसका देना चाहें, मैं समझना चाहूँ, कॉरपोरेट जगत समझना चाहे, स्टूडेंट्स समझना चाहें, महिलाएं समझना चाहें, नटशेल में आपका इस पे कमेंट क्या बनता है? सर, बजट बैलेंस्ड है और इसमें रोजगार के ऊपर फोकस किया गया है, कृषि क्षेत्र के ऊपर फोकस किया गया है। कोशिश ये की गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देकर रोजगार बढ़ाया जाए और जो गरीब है, किसान है, औरतें हैं, उन सबको किसी न किसी माध्यम से बेनिफिट करने की कोशिश करी गई है। जो मिडिल क्लास जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा हो जाती है, हालांकि पूरे देश को सबसे अधिक अगर सोचना चाहिए, हम सबको भी अगर सोचना चाहिए तो गरीबों और किसानों के लिए सोचना चाहिए, सेना के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि हम सबका वही आधार है। लेकिन मिडिल क्लास को बड़ी लेकर बड़ी चर्चा होती है, तो कहीं कुछ मिला है मिडिल क्लास को? आपने कहा कि गरीबों पर, किसानों पर, महिलाओं पर फोकस हुआ है, युवाओं को रोजगार देने पर इस बजट में फोकस हुआ है। मिडिल क्लास के हाथ क्या लगा? सर, डायरेक्टली देखें तो कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर देश में विकास होता है तो उसका बेनिफिट हर आदमी को मिलता है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो उसका कहीं ना कहीं रोजगार पे भी फर्क पड़ेगा और जो मिडिल क्लास है उसको ज़्यादा व्यापार मिलेगा, तो उसका बेनिफिट इनडायरेक्टली मिलेगा, डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं। राम जी हैं हमारे साथ। पिछली बार जब मैं संजीव भाई के ऑफिस में इस बजट की बात चर्चा कर रहा था तो ये मेरे लिए एक नई खोज जैसे थे। मतलब इन सभी, इस पूरे पैनल में, चाहे उधर संजीव जी हैं, इधर विश्वनाथ जी हैं, राम जी हैं, कुलदीप भाई हैं, रोहित भाई हैं, आलोक जी हैं, तो उनमें राम जी बड़े एक अच्छे ऑडिटर नजर आए। मैंने तो कहा कि आप कभी कभी चाहें तो मुझ जैसा काम भी आप कर सकते हैं, तो राम जी बहुत अच्छे से समझा देते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सोच रहे थे कि टीवी पे जा रहा हूँ, कैमरे पे जा रहा हूँ तो कोट पहन लूँ, लेकिन गर्मी इजाजत नहीं दे रही थी। कोई बात नहीं, ऐसे भी बात करने में आसानी, आज मौसम थोड़ा बदल गया है। वेलकम आपका। लेकिन आप कैसे देखेंगे? मैंने कुलदीप भाई से जो पूछा वही आपसे जानना चाह रहा हूँ, हम कैसे समझे इस बजट को? आपके शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बजट संतुलित है, जैसा कुलदीप भाई साहब ने कहा। बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं थी, एक ऐसा हवा भी बन रही थी, जनमानस में ऐसा था कि शायद बहुत ज़्यादा कुछ प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि रिस्क नहीं लेंगे, ऐसा सोच रहे थे। ऐसा भी नहीं है कि बहुत पॉपुलिस्टिक है, लेकिन संतुलित है, ये कहा जा सकता है। कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी टच किया है जो कि आपके माध्यम से कुछ लोगों तक पहुंच जाए तो आप उसे बताइएगा, जरूर यहीं से कंटिन्यू करिएगा। लेकिन आपने जो कहा, हम लोग भी ये सोच रहे थे, हम लोग आज खबर निकालना चाह रहे थे, इवन थोड़ा ध्यान केंद्रित कर रहे थे। सबका ये मानना था कि इस सरकार का आखिरी बजट है, तो आज तो पिटारे खुलेंगे, आज तो बहुत सारी घोषणाएं होंगी। तो क्या ये रिस्क लिया है पीएम ने या फाइनेंस मिनिस्टर ने कि आखिरी बजट होने के बावजूद पिटारे नहीं खोले, या ये इनका डिटर्मिनेशन है? क्या दर्शाता क्या है? आप टेक्निकलिटीज पे जरूर चले जाइएगा, लेकिन इस पे थोड़ा बताने की कोशिश करिए। चुनाव से ठीक पहले तो लग रहा था ना कि बहुत सारा कुछ होने वाला है, अखबार रंगे आएंगे, चैनल वाले बोलते रहेंगे और हर व्यक्ति रोक रोक के कहेगा मजा आ गया बजट में। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है डिटर्मिनेशन है। सरकार उतने बहाव में बही नहीं, उन्होंने सोचा कि हमें जो करना है वो करना है। देखिए, थोड़ा सा तो नजर आ रहा है, मतलब उन्होंने बहुत कठोर कदम नहीं उठाए, वो इसीलिए कि लोग नाराज ना हो जाएं, ये बात सच है। लेकिन लोक लुभावनी हमारे आपको लुभाने वाली लोक लुभावन नहीं है, ये नजर आता है कि लोक लुभावन नहीं है। इवन फिस्कल डेफिसिट भी थोड़ा सा बढ़ रहा है, जिससे महंगाई भी थोड़ी सी बढ़ सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं बाद में सरकार कर भी कर सकती है डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू या अदर मीन से, अगर वो फंडिंग रेज कर ले। लेकिन
लोक लुभावन नहीं है। हमें नहीं लगता कि सरकार ने इसमें लोक लुभावन कदम उठाए हैं, बहुत कठोर भी नहीं उठाए हैं, एक मीडियम संतुलित रखा है। अगर लोक लुभावन नहीं उठाए हैं तो फिर मंशा क्या दर्शाती है? तब जबकि चुनाव की तरफ जाना है, इवन अब चुनाव की स्ट्रेटेजी तो बनाना शुरू कर चुके हैं, यही सोचा जा रहा था कि ये बजट इनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा होगा। जी क्या दर्शाता? नहीं, चुनावी बजट तो नहीं लगता। अभी लौट होगा। विश्वनाथ जी कैसे देख रहे हैं आप? तो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट माने जाते हैं, इनके बारे में मैं पहले भी जानता हूं और अभी भी बता दूं कि अपना जब इनको, ये बहुत गौरव की बात होती है किसी का चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, लोग पूरे उम्र निकल जाती है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जैसे काम तो करते रहते हैं लेकिन उनको सिग्नेचर अथॉरिटी प्राप्त नहीं होती है, बहुत मेहनत होती है इस पढ़ाई में। तो पढ़ के बन जाने के बाद भी महाराज इस पेशे में नहीं आए, अपना काम करते रहे क्योंकि उस तरफ इनको बहुत सारी संभावनाएं थी। तो आप तो बहुत बारीक जानकार माने जाते हैं, आज किस तरीके से मार्केट अप्स एंड डाउन्स कर रहा था जब बजट चल रहा था? नहीं, आज का जो बजट आया उसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की घोषणा हुई उसके बाद मार्केट का गिरना स्वाभाविक था, लेकिन मोदी जी गवर्नमेंट का डिटर्मिनेशन काफ़ी हाई था, मार्केट गिरने के बाद भी संभल गया क्योंकि पहले से ही तैयारी थी उनकी, नहीं तो आज मार्केट में काफ़ी गिरावट आ सकती थी। वजह ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगना। पहले ये छूट थी कि 12 महीने तक अगर आप शेयर होल्ड करते हैं तो आप पे टैक्स नहीं लगता था, अगर आप उसको सेल करते हैं कोई कैपिटल गेन होता है। लेकिन आज एक ऐसी घोषणा की गई, अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ज़्यादा होता है और आपका लॉन्ग टर्म भी है तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। थोड़ा सा और आसान हो जाइए, ये आप बिल्कुल अपने प्रोफेशनल अंदाज में समझा रहे हैं। इस समय हमारे साथ बहुत सारे लाखों लोग ऐसे हैं जो जिनके पास किसी न किसी कंपनी के शेयर होंगे, उन्हें समझा दीजिए कि किस तरीके से वो तैयार रहे दिमागी तौर पर। नहीं, सपोज आज से पहले ये था कि अगर आपके पास किसी कंपनी के 1 लाख रुपए का शेयर ले रखा है और 12 महीने से ज़्यादा आपने उन्हें पहले परचेस किया था, उन्हें 12 महीने के बाद बेचते थे तो आपको जो भी प्रॉफिट होता था उस पर टैक्स नहीं लगता था। लेकिन आज के बाद से अगर आप उसे बेचेंगे लॉन्ग टर्म एसेट्स को भी तो भी 10% टैक्स लगेगा, और जो शॉर्ट टर्म होता है यानी 12 महीने से कम में बेचेंगे तो 15% टैक्स लगेगा। तो ये बहुत बड़ी घोषणा थी मार्केट के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोदी गवर्नमेंट इसके लिए पहले से तैयार थी और उन्होंने सारी गवर्नमेंट कंपनी LIC वगैरह को पहले सोच के बैठे थे कि अब नीचे आएगा, डाउनफॉल करेगी मार्केट। हाँ जी, लेकिन नहीं करी। नहीं, एकदम सडन अटैक गिरने के बाद फिर एकदम से संभल गई थी। हाँ जी, तो वो उनका पहले प्री प्लान या पहले से ही उनकी तैयारी थी, नहीं तो आज बड़ा मार्केट में काफी बड़ा करेक्शन आ सकता था। चलिए, ये तो आप BSE NSE और मार्केट की तरफ से आपने कहा, एक शॉर्ट कमेंट दे दीजिए इस पूरे बजट पर, ओवरऑल आपका क्या इस पे कंक्लूजन? हम तो ब्रिजवासी हैं, ब्रिज के लिए ही बताएंगे क्योंकि ब्रिज में देखिए तो एक पॉजिटिव खबर है, एक नेगेटिव खबर है। ब्रिज में पॉजिटिव न्यूज़ तो ये है कि अभी गवर्नमेंट ने ना ये टूरिज्म में बड़ा ध्यान दे रही है। आर्कोलॉजिकल पॉइंट है जो इंडिया के फेमस, उनमें से वृंदावन मथुरा में काफ़ी पॉइंट्स आएंगे, तो टूरिस्ट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी वो डेवलपमेंट करेगी। और ख़राब खबर ये है कि वृंदावन मथुरा में काफ़ी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उन पर और शिकंजे टाइट कर दिया गया है। पिछली बार भी हम लोगों ने इस पर ध्यान दिया था और पिछली बार भी मैंने आपसे जानबूझ के कहलवाया था, क्योंकि मैं चाहता था कि कुछ कान खड़े हो जाएं। बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज़ और चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, मैं जो सम्मानित ट्रस्ट हैं, जो रियल वर्कर हैं, सोसाइटी के लिए काम करते हैं, जरूरतमंदों के लिए काम करते हैं, हम उन्हें यहीं से सैल्यूट कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कागजों पे काम करते हैं और बड़ा हेरफेर करते हैं, उनकी हमें चिंता नहीं है। मैं चाहता हूं कि फिर से उनके कान खड़े कर दें। तो अब उनके लिए बड़ा स्ट्रिक्ट कंप्लायंस आ गया है। एक तो आप अब जो भी एक्सपेंडिचर ट्रस्ट खर्च करेगी वो 10,000 से ज़्यादा कैश में नहीं करेगी। 10,000 से ज़्यादा अगर कैश एक्सपेंडिचर करती है तो वो 100% डिसअलाउंस है। और जो भी आपको TDS के प्रोविजन है वो ट्रस्ट को भी एप्लीकेबल हो गए, अगर उनको फॉलो नहीं करेंगे तो 30% डिसअलाउंस है। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए खर्च किए तो 30% पे आपका टैक्स लग जाएगा, 30,000 की आपकी इनकम मान ली जाएगी। या 10,000 से ज़्यादा कैश में एक्सपेंडिचर दिखाएंगे, यानी गवर्नमेंट ट्रस्ट को भी रेगुलेट करना चाहती है। ट्रस्ट में भी जो एक्टिविटी हो दैट शुड बी मतलब उसकी लिंक बने। गवर्नमेंट के पास एक बड़ा तंत्र होता है ना, इसका मतलब कहीं से फीडबैक जाते हैं, कुछ ना कुछ गलत है, इसी सब पे तो हो रहा है। मैं कुलदीप भाई से बात करूंगा, इधर मैं दिखा दूं संजीव भाई अपने हाथ में बहुत सारा पुलंदा लेके बैठे हैं। और एक चीज मैंने इनसे चाही थी कि कुछ निकालिए कि पैसा आता कहाँ से है और जाता कहाँ से, उसका भी एक इनके पास एक सर्कल है। कुलदीप भाई, वृंदावन, आप वृंदावन वासी हैं, ब्रज में भी बहुत बड़ी संख्या में चैरिटेबल ट्रस्ट है। मैं दोबारा बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो लोग वास्तव में काम करते हैं, हमारे आपके सोसाइटी के जिसके भी भले के लिए, जरूरतमंदों के भले के लिए काम करते हैं, तो वो सम्मान के काबिल हैं। लेकिन बहुत सारा इधर उधर से दाएं बाएं चला करता था। आप कह रहे हैं तो सर हो सकता है कि ऐसा हो। आप संभल के क्यों बोलते हैं? आप हमेशा अपने आप को सेफ जोन में क्यों करते हैं? देखिए, कभी कभी तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। सर, मैं तो अब आपको थोड़ी देर वृंदावन वाला मान लूँ। अगर कोई गलत काम करता भी है तो वो हमारे प्रकाश में नहीं आता है, क्योंकि हम तो अकाउंट्स चेक करते हैं, तो अकाउंट्स में है वही चेक करते हैं। और लोगों की धारणा ये है कि आप अकाउंट्स चेक नहीं करते हैं, आप लोग अकाउंट्स को सही शेप दे देते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ये गलत धारणा है। अगर किसी की है तो हम अकाउंट चेक करते हैं, कायदे से चेक करते हैं
और जो रियल में टैक्स बनता है या जो उनका रेगुलेट करने की जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी प्रोविजंस हैं, उनका फॉलो करते हैं। अच्छा, कुल मिलाकर के ये माना जाए कि अगर जहां कहीं पे भी कोई खामियां थी, लैकूने थे, तो ये वाला आज की जो बजट की घोषणाएं हैं चैरिटेबल ट्रस्ट को लेकर के, उस पर एक बार और कदम बढ़ा चुकी है सरकार। सर एक्चुअली 10,000 का जो पूरे देश में एक बड़ा नेटवर्क है सर, जो 10,000 का प्रोविजन था, 10,000 रुपये कैश से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने का, वो बिजनेसमैन के ऊपर पहले से भी एप्लीकेबल था। अच्छा, ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता थी कि ये ट्रस्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो मोस्टली ट्रस्ट इस चीज़ को पहले से ही फॉलो कर रहे थे। अब स्ट्रिक्ट प्रोविजन आ गया है तो निश्चित तौर पे अब लोगों को और समझना होगा कि 10,000 से ज़्यादा का कैश एक्सपेंडिचर नहीं करना है, क्योंकि गवर्नमेंट की योजना भी यही है कि हम डिजिटल मोड की तरफ चलें। कैश बात बताइए, 1400 कानून मोदी जी कभी भी बात करते हैं, प्रधानमंत्री जब बात करते हैं तो कहते हैं मैंने 1400 बहुत से ऐसे कानून थे जो जरूरत नहीं थी उन्हें खत्म किया। अभी भी बताते हैं करीब 3.5 लाख का आंकड़ा होगा शायद, ऐसी कंपनीज किसी न किसी तरीके से या तो बोगस थी या किसी और धंधे में लिप्त थी, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। तो लगता है कि सरकार कुछ कदम तो उठाती है। सर निश्चित तौर पे पिछले 2 सालों से काले धन के ऊपर कड़े कानून बनाए गए हैं, और अच्छा भी है देश, क्योंकि जब तक टैक्स नहीं आएगा तब तक एक्सपेंडिचर कैसे होंगे, टैक्स नहीं आएगा। जल्दी से आप वो वाला डायग्राम निकाल लीजिए जो आपने सबसे ऊपर रख रखा है संजीव भाई, और इसको जल्दी से समझाते हुए सहज भाव में फिर बजट पर आपका कमेंट। मैं पूरे 100% को कवर नहीं करूंगा, मैं मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन की टैक्स कहाँ से, पहले तो ये बताइए कि बताना क्या चाह रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पैसा जो आता है, मेनली पैसा कहाँ से आता है, देश पर, देश की इनकम क्या है, अपनी इनकम नहीं, पूरे भारतवर्ष की इनकम क्या है, जिससे हम सब चलते हैं, पूरा देश चलता है जी। और देश का खर्चा किस में होता है। तो देश की इनकम के लिए 19% कंपनियों से टैक्स आता है, जिसको कॉर्पोरेशन टैक्स कहते हैं। 16% इनकम टैक्स आता है जो कि सैलरीड, बिजनेस क्लास सब पे लगता है, मिलके 35 हो गया। 23% टैक्स आता है जीएसटी के माध्यम से, मिलकर के 58 हो गया। तो एक नया शब्द हाल ही का इजाद है जो जीएसटी के माध्यम से, जी टैक्स जिसको कहते हैं हम। इसके अलावा 8% एक्साइज से, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट जीएसटी में कवर नहीं है, एक्साइज आती है, और कस्टम से 4 पैसा। तो इस तरह कुल मिला के 70 पैसा हमारा, या 70% कहें, वो हमारा टैक्सेशन से आता है। और जो 30% आता है वो बचा हुआ 30% सरकार की इन्वेस्टमेंट की इनकम होती है, सरकार उधार लेती है, उस तरह से मैनेज करती है। अब जो 100 रुपये जाता कहाँ है, 100 रुपये में से 19 पैसा सरकार की योजनाओं में जाता है, जो सरकार सबके भले के लिए करती है। इसके अलावा 8 पैसा सरकार प्लानिंग कमीशन को देती है, जो फाइनेंस कमीशन के नाम से जाना जाता है। 27 पैसा। बड़ी मज़ेदार बात यह है कि सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में ही 18% जाता है, जबकि हमारा डिफेंस का बजट मात्र 9% है। इसे दोहरा दीजिए, मैं तो सुन चुका हूं, आपके संग बैठ करके सुन भी चुका था, जनता बहुत ध्यान से सुने। अब यहाँ पर आप हमें पहले तो जो हमारी आय है देश की वो बता चुके हैं, अब खर्च बताने जा रहे हैं, बता भी रहे हैं। तो अब आप इसमें 2 फिगर्स उठा रहे हैं कि हम, मतलब देश जो कर्ज लिए बैठा है उसकी इंटरेस्ट कितनी पे करता है 100 रुपए में से? 100 रुपये में से 18 पैसे, 19 रुपए, 18 रुपए, 18% इंटरेस्ट देश को पे करनी पड़ती है, जबकि हमारा डिफेंस का बजट सिर्फ 9% है। यानी इसको कंटिन्यू करिएगा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हालात हैं। आप सोचिए, जो हमारे देश की सबसे बड़ी आवश्यकता इस समय, जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी देशों का व्यवहार सामने आता है, तो वहां सेना की मजबूती, सैनिकों की मजबूती, सैनिकों के हितों की रक्षा, ये बहुत ज़रूरी है। सैन्य साजो सामानों की नई खपत आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वहां खर्च हो रहा है मात्र 9%। देश के कुल बजट का मात्र 9% खर्च कर पाते हैं। वजह क्या है? क्योंकि हमारे पास कई खर्चों की अलग मदे मुंह बाई खड़ी हैं। 19% देश को लिए हुए कर्जे पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। और अभी इसमें एक और लाइन जब संजीव भाई की आएगी, वो मुझे मालूम है वो क्या कहेंगे। इसकी हालात क्यों बनते हैं? हम 9% यहाँ पर 19% हम कर्जे का ब्याज भुगतान कर रहे हैं, ये हालात क्यों पैदा हैं देश के सामने? सर 70 साल से हम सरकारी योजनाओं में गरीबों के भले के लिए पैसा लेते हैं, वो पैसा होता नहीं हमारे पास, टैक्स के माध्यम से कलेक्ट हो नहीं पाता है, लेकिन पैसा हमें खर्च करना है तो उसके लिए हम उधार लेते हैं। तो वो 70 साल से इकट्ठा धीमे धीमे होकर के वो इतना कर्ज हो गया है कि उसकी ब्याज हो जाती है। वो योजनाएं भी चलानी जरूरी थी। टैक्स मैक्सिमम हम सोचते हैं कलेक्ट करते हैं, जबकि टैक्स का स्ट्रक्चर आज भी हम पूरा कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। अभी भी समाज में कुछ तबका ऐसा है जो आयकर के दायरे में नहीं आता, कमाता भी खूब है, लेकिन सरकार अभी भी उसको नहीं पकड़ पा रही है। मिलाकर के जहां पर जिन लोगों के पास सही दायित्व है वो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते, देश मजबूर होता है, कर्जा लेता है, कर्ज की ब्याज ज्यादा है, रक्षा बजट हमारा उससे कम है, बल्कि डबल, 9 दूनी 18, 19%। तो ऐसे में तो आज वित्त मंत्री बोल भी गए हैं, शायद वहां पर वित्त मंत्री ने कहा भी है कि संसद में कहा है कि कुल एक जो सैलरीड है उसका जो कर देने का एवरेज और जो बड़े बिजनेस क्लास है उनका भी एवरेज, वो क्या बताता है?
हाँ, वो कहते हैं कि जो सैलरीड क्लास है वो पर पर्सन एवरेज करीब 75-76 हज़ार रुपया है टैक्स का। हाँ। और जो बिजनेस क्लास है उसका पर पर्सन एवरेज 25 हज़ार रुपया है, करीब 3 गुने का अंतर है सर। उन्होंने इसे पॉइंट आउट भी किया और थोड़ी नाराजगी की टोन में कहा कि शायद हम वेल कंप्लायंस नहीं करते, ठीक से टैक्स बिजनेस क्लास नहीं करते। मैं पिछले दिनों जब विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ था, राठौर भाई भी यहाँ पे खड़े हैं, तब मैं बहुत जोर शोर से कहता था कि भाई इस समय अभियान चल रहा है, आपके घर की केबल काटी जाती है, आपका मीटर उखाड़ा जाता है, क्यों इस स्थिति का सामना करते हैं? बिजली चला रहे हैं तो भुगतान करिए, ईमानदार बन जाइए, आपको कोई बेइज्जत करने कैसे आ जाएगा? तो यहाँ पर भी शायद इन सबके बीच में खड़े होकर के यही कह सकते हैं, जिस पे जो कर बनता हो उसे जरूर दीजिए, क्योंकि ये देश के लिए भी अच्छा है और आपके सम्मान के लिए भी। एक फाइनल पंच लाइन क्या होगी इस पूरे बजट पे? अभी जब बात चल रही थी तो ये बात निकल के आ रही थी कि ये आज अरुण जेटली जी ने बजट पेश किया है। मुझे नहीं लगता अरुण जेटली जी ने बजट पेश किया है, 2 वजह से। एक तो उनका संवाद काफ़ी लंबा था, बजट स्पीच उनकी काफ़ी लंबी थी, तो ऐसा महसूस होता है ये बजट खुद मोदी जी और अमित शाह जी का बनाया हुआ एक इलेक्शन बजट है 2019 को ध्यान में रखते हुए, जो कि पूरी तरह गरीबों के लिए काफी सारी योजनाएं। लेकिन सर लंबे संवाद पे शायद कोई ध्यान न देता, कुछ घोषणाओं पर ध्यान दिया जा सकता था। राम जी इस बात से कहते हैं कि ये लोक लुभावना तो नहीं था, 2019 की तैयारी तो नहीं दी गई। सर मैं थोड़ा सा सहमत हूँ, क्योंकि मैं जब योजनाओं की लिस्ट पढ़ रहा था तो महिलाओं का ध्यान रखा गया, गरीबों के लिए गैस कनेक्शन का ध्यान रखा गया, गरीबों के लिए बिजली का कनेक्शन है उसका ध्यान रखा गया, किसानों के लिए MSP, उनके लिए कई सारी सॉइल टेस्टिंग और उनकी इनकम बढ़ाने। टेस्टिंग की पिछले बार भी घोषणा हुई थी, लेकिन अभी तक आंकड़ा सरकार के पास कोई हैंडसम आंकड़ा अभी तक नहीं आ पाया। नहीं, लेकिन काफ़ी सारे सॉइल कार्ड बने हैं, एग्जैक्ट परसेंटेज मुझे नहीं मालूम, लेकिन सरकार उस दिशा में प्रयत्नशील है। और बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट का ये कमेंट आ रहा है कि अगर ऐसे बजट 70 साल पहले आए होते तो शायद हमारे देश के जो पिछड़ा हुआ तबका है उसकी इतनी दुर्दशा ना होती, वो उठा हुआ होता और उसके माध्यम से पूरे देश के GDP और तरक्की का आलमी कुछ। अभी भी आप किसी जगह चर्चा में जाएं तो व्यक्तियों के नाम से होते हैं, संजीव अग्रवाल, विश्वनाथ जी, राम जी, कुलदीप जी, रोहित जी, आलोक जी, लेकिन इन सबके अंदर एक अंदर का इंसान भी तो छुपा है जो जाके राजनीतिक भागीदारी भी करता है, जब जाकर के अपने वोट का इस्तेमाल करता है। तो इन लोगों के कभी कभी कमेंट्स में वो झलक भी दिख जाती है। इस समय ये आर्थिक विशेषज्ञ के तौर के साथ साथ कभी कभी किसी जगह हाँ, मैं बस रोहित जी की तरफ जा रहा हूँ। आपका कमेंट क्या है इस पूरे बजट पे? विशेष का बजट ना होगा, देश का बजट है। देश का बजट, जी हाँ। जैसे कि किस तरीके से परिभाषित? जैसे कि देखिए, जो गरीब जनता है देश की, उसके लिए बहुत अच्छी एक इंश्योरेंस की स्कीम लाई है गवर्नमेंट। 10 करोड़ परिवारों के लिए एवरेज 5 लाख रुपए पर एनम का एक इंश्योरेंस पैकेज लाई है कि बीमार होने पर उसको कम से कम एक बेहतर चिकित्सा की सुविधा मिल सके। गवर्नमेंट ने करीब 20 नए मेडिकल जो इंस्टीट्यूट 24 जो है मेडिकल कॉलेजेस भी खोलने की घोषणा करी है। तो गवर्नमेंट का एक मतलब स्पेसिफिक एक तबके को लेके कि मतलब गरीब कैसे उठे, उसका विकास कैसे हो, ये है घोषणाएं। मंशा भी तो सही होनी चाहिए, आपके पास मैकेनिज्म भी तो सही होना चाहिए। नहीं, मैकेनिज्म है, गवर्नमेंट काम कर रही है इसके लिए धीरे धीरे, और सब चीज को इम्प्लीमेंटेशन होने में एक लॉन्ग स्पैन। आप सेटिस्फाई हैं इस बजट से? देश के हिसाब से देखा जाए तो सही है, हालांकि मिडिल क्लास को कोई खास इम्पैक्ट नहीं हुआ। मिडिल क्लास को कोई खास इम्पैक्ट नहीं हुआ। आलोक जी जल्दी से आपका कमेंट। पहली बात तो सेटिस्फाई है कि नहीं, और क्या सबसे बड़ा इसमें फीचर नजर आता है? भ्रष्टाचार पे बहुत बड़ा अंकुश लगाया गया है। अगली साल से E-असेसमेंट होगा, जो व्यापारियों का शोषण जिसे कहते हैं, ITOs वगैरह करते थे जैसा कहा जाता है, उसके लिए E-असेसमेंट कर दिया है, और व्यापारियों की जो स्क्रूटनी होगी वो ऑनलाइन हो गई। इसको जल्दी से और आसान कर दीजिए। मैं समझ चुका हूँ, अभी इन्होंने बताया था कि बाय द वे फॉर एग्जांपल मैंने अपना रिटर्न भरा और उसमें कहीं पे कोई मेरे संग क्वेरी आई और उसके लिए स्क्रूटनी में गया, तो मेरे पास एक, आप बताइएगा, बस ये है कि मेरे पास एक क्वेश्चनर आ जाएगा जिसमें मुझसे वो संबंधित सवाल पूछे गए होंगे, उनके जवाब देने हैं। अब वो क्वेश्चनर कहाँ चेक होगा, इसको लेके समझिए। ये भी एक बड़ा दिलचस्प है, मतलब E-असेसमेंट बड़ा दिलचस्प लग रहा है। क्वेश्चनर कहाँ चेक होंगे ये किसी को नहीं पता। एक सेल बनाया जाएगा, कोई भी ITO किसी भी शहर का वो उसे भेजेगा, हमें उसको रिप्लाई करना है, उसे और क्वेरी होगी, फर्दर क्वेरी हमें भेजेगा, ईमेल के थ्रू ही वो सारा प्रोसेस होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर ABC वो अधिकारी है और इधर अनूप शर्मा है, तो अनूप शर्मा और ABC एक दूसरे को जानेंगे भी नहीं, लेकिन जो व्यवस्था है वो पूरी हो गई। हाँ, वो पूरी व्यवस्था हो जाएगी। ये पारदर्शिता का सबसे बड़ा इसमें ये किया गया है, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा अंकुश लगेगा इससे। आप इस बजट से संतुष्ट हैं? हाँ जी, पूरी तरह। मैंने कहा है, और ये हो सकता है कि ये जो 2 पॉइंट चाहे रोहित भाई ने बोले, आलोक भाई ने, तो शायद संजीव भाई अंदर कुलबुला रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं बोल पाया, क्योंकि कई बार इनके साथी मित्र कह देते हैं कि आप कई बार चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कई बार अच्छी राय रखते हैं, लेकिन भाजपा प्रवक्ता से नजर आते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर इस समय बजट पर जब चर्चा चल रही है तो कुछ युवा साथियों को भी हमने बुलाया था और सोच रहे थे कि शायद हमारे इन साथियों ने ही इनको आमंत्रित किया था मेरे कहने पर, लेकिन हम सोच रहे थे इनके पास बताने को कुछ होगा। अब
सोचते हैं, पूछते हैं कि आपके पास कुछ है कि नहीं। आपको कुछ मिला इस वित्त मंत्री के पिटारे से? सर अगर यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना कुछ नहीं था, बट गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाई है यूथ के लिए। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया है कि हम उस पर वो करें, इन्वेस्टमेंट करें, जिससे इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको लगता है कुछ हासिल हुआ? हाँ, काफ़ी हद तक उन्होंने कोशिश तो की है। डिजिटल लर्निंग पे उन्होंने फोकस किया है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स क्रिएट किए हैं जिससे कि यूथ को एजुकेशन मिले प्रॉपर। ऑनलाइन कोर्सेज के लिए उन्होंने बहुत सारे सेंटर्स खोले हैं जिससे कि यूथ ऑनलाइन कनेक्ट हो सके। फ्री वाईफाई के लिए उन्होंने ट्राई किया जिससे कि विलेजेस में भी एजुकेशन प्रमोट हो ऑनलाइन, जो मतलब विलेजेस में नहीं अच्छी एजुकेशन ले पा रहे हैं उन लोगों को फ़ायदा हो। आप बताएं क्या मिला आपको? सर बजट अच्छा था, उसमें रोजगार का वो था। आप अपने दृष्टि से बताइए, आपको कुछ मिला? मतलब आप जिस एज को, जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या मिला? सर रोजगार है और कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, स्कॉलरशिप की बात हुई। रोजगार को लेकर के तो इस समय पीएम का मजाक बनाया जा रहा है पूरे देश में। वो कह रहे हैं कि पीएम ने पकौड़े बेचने के लिए प्रेरित कर दिया है सबको। नहीं सर, कोशिश तो पूरी करी गई है बजट में रोजगार के लिए। ठीक है, आप लोग लगता है कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ है आपके लिए? बोल तो दिया उन्होंने, सब कुछ बोला है, सारा बोल दिया है, कुछ बचा नहीं। मैंने कहा कि आज हमारे साथी भी कह रहे थे कि हमारे पास आज बहुत कुछ है नहीं इस बजट के बाद चर्चा करने के लिए, लेकिन फिर भी चर्चा हुई है। एनीथिंग एल्स, कोई पॉइंट लगता है आपको? जी जी, सैलरीड क्लास के लिए 40 सबसे बड़ी चीज तो रह गई, बहुत जल्दी से कमेंट कर दीजिए, समय थोड़ा सा ज्यादा जाता जा रहा है। टैक्सेशन की जो पूरा सर्कल है उसमें इस बार कोई चेंज नजर नहीं आ रहा, सिर्फ जाके सीनियर सिटीजन पे मेहरबानी हो गई है। एक तो सैलरीड क्लास को 40,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है, लेकिन उनका पूरा फायदा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल रिएंबर्समेंट मिलता है, तो वो नेट हो जाएगा, मतलब अब उसका फायदा नहीं मिलेगा। 40,000 के पकड़ लिया सर, 5800 का फायदा मात्र निकल गया, मात्र 5-7 हज़ार 10,000 सेस बढ़ा दिया है। हाँ, 1% सेस भी बढ़ाया है, लेकिन ये जान के खुशी होती है वो सेस हेल्थ के काम में आएगा। मेरी थाली में से 1% से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं जाकर के उनमें कुछ अच्छाई ही ढूंढी जा रही है। सर एक चीज़ रह गई है जो चर्चा में, आज के बजट में एक थोड़ा सा फ़ायदा दिया गया है, जनता को रिलीफ देने की कोशिश की है कि जो लोग अपनी ज़मीन जायदाद बेचते हैं उनका सर्किल रेट और एक्चुअल कंसिडरेशन में जो डिफरेंस होता है वो टैक्सेबल होता है। उसमें थोड़ा सा रिलीफ ये दिया गया है कि अगर वो 5% के अंदर आ रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। वैल्यूज में थोड़ा बता दीजिए, हम और आप, मैं बायर आप सेलर, इसको ऐसे करके बताइए। सपोज करिए कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए की लैंड बेचता है और सर्किल रेट और उसका जो डिफरेंस है, सर्किल रेट और एक्चुअल कंसिडरेशन का जो डिफरेंस है वो 10,50,000 के अंदर है, यानी सर्किल रेट 10,40,000 है सपोज करिए, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा उसका डिफरेंस जो है। इसका सीधा फायदा किसकी तरफ गया? नेचुरली आम पब्लिक को ही मिलेगा इसका फायदा। इस वाली घोषणा में आप ये पाते हैं। और आप कहते हैं बुजुर्गों के लिए काफी कुछ है, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई खास चेंज ही नहीं आ पाया, तो इसको लेकर के टैक्स स्लैब में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर सिटीजन को विशेष ध्यान में रखा गया है। उनको 3 विशेष फायदे दिए गए हैं। सबसे पहले तो ब्याज की इनकम होती है सीनियर सिटीजन की, 10,000 रुपये तक की बैंक इंटरेस्ट उनकी माफ होती थी, जिसको बढ़ा के 50,000 रुपये कर दिया गया है। मेडिकल इंश्योरेंस 30,000 रुपये होता था, सीनियर सिटीजन के लिए वो 50,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती थी जिनके लिए 60,000 रुपये तक खर्चा करने पर उन्हें छूट प्राप्त थी, वो बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दी गई है। यानी कि सीनियर सिटीजन अब लगातार 3 बेनिफिट इस दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने पूरा समय निकाला। और आप लोग वैसे तो इसका पूरा अध्ययन करते, लेकिन हमारे संग बातचीत से इसको जल्दी अध्ययन करके हमारे संग आप लोगों ने अपने कमेंट्स दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस बजट पर जब हमने इन सभी से बात की है, मैंने कहा कि ये लोग अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, ये आर्थिक विशेषज्ञ माने जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहलाते हैं। और इन्होंने आज वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट का जो अध्ययन किया है, तो एक आम धारणा ये आ रही है कि संतुलित है, अच्छा है, लोक लुभावना नहीं है। सरकार की मंशा झलकती है कि तब जबकि अगले वर्ष चुनाव में आना है, उस सब के बावजूद बहुत सारे पिटारे नहीं खोले गए हैं, घोषणाओं के बड़े बड़े अंबार नहीं लगाए गए हैं, संभल कर चलने की कोशिश की गई है। राम जी साफ तौर पर कहते हैं कि कोई रिस्क नहीं लिया, लेकिन संभल करके कुछ अच्छी घोषणाएं भी हो गई। वहीं संजीव जी, आलोक जी, रोहित जी कहते हैं कि इसमें गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ है। तो उसी बीच में कुलदीप अरोड़ा का मानना है कि कुछ नई घोषणाएं सीधे तौर पर हर वर्ग को लाभ दे जाएंगी, तो इसका अर्थ साफ है। वहाँ जाकर के विश्वनाथ जी कहते हैं कि सरकार ने चालाकी भी बरती है, होशियारी भी बरती है, मार्केट में डाउनफॉल आ सकता था लेकिन उसे भी मेंटेन किया है। तो ये एक मैकेनिज्म और एक करिश्मा है इस सरकार का, इस सरकार की सोच का। तो कुल मिलाकर के ये बात साफ हो रही है कि संतुलित है, सधा हुआ बजट है, सबको कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई है। मिडिल क्लास इस बार खाली हाथ सा नजर आता है, लेकिन किसानों, गरीबों और बुजुर्गों के लिए सरकार ने घोषणाएं की हैं। युवाओं को रोजगार देने के लिए नए अवसर
इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के तौर पर तलाशती हुई ये सरकार दिख रही है। इसके अलावा जो मेडिकल इंश्योरेंस की घोषणा है उसका भी ये माना जा सकता है कि जिस तरह से सौभाग्य योजना आई, जिस तरीके से घर घर रोशनी की योजना आई, इसका इंप्रेशन भी सरकार उसी तरीके से आने वाले दिनों में ले सकती है। 2019 की तैयारी में जुटी हुई मोदी सरकार का ये आखिरी बजट, देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसका हर वर्ग पर किस प्रकार से असर पड़ता है, तो अलग अलग वर्ग इस बजट को लेकर के किस प्रकार की अपनी राय बनाते हैं। न्यूज़ के लिए कैमरामैन राहुल राघव के साथ अनूप शर्मा।